नमस्कार। रसायन विज्ञान में अगर हम देखें तो ये पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी एक तरह से गाइड है। ग्लेन सीबॉग ने तो इसे शायद सबसे जरूरी खोज कहा था। हाँ बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि तत्वों का वर्गीकरण, उनके गुण, मतलब जो बेसिक बातें उनको थोड़ा समझे। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। सोचिए, पहले तत्व कम थे तो ठीक था, पर आज तो 118 से भी ज्यादा हैं। बाप रे। हाँ, तो हर एक को अलग अलग पढ़ना तो लगभग नामुमकिन है। इसीलिए एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, एक सही तरीके की जरूरत पड़ी, ताकि समझना आसान हो जाए। हाँ, समझना और ये अंदाजा लगाना कि कौन सा तत्व कैसा व्यवहार करेगा। अच्छा, तो ये शुरुआत कैसे हुई? मतलब एकदम शुरू में? देखिए, शुरुआती कोशिशें भी बड़ी दिलचस्प थीं। जैसे डोबेराइनर के ट्रायड्स, मतलब त्रिक, तीन तत्वों के समूह। हाँ, सुना है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बिल्कुल। उसमें बीच वाले तत्व का एटॉमिक मास यानी परमाणु भार, वो किनारे वाले दो का लगभग औसत होता था। अच्छा। फिर न्यूलैंड्स आए, उन्होंने संगीत के सुरों पर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टक नियम दिया। कहा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले जैसे होते हैं। संगीत से केमिस्ट्री, ये तो मजेदार है। हाँ, ये सब पैटर्न खोजने की कोशिशें थी, पर जो बड़ा कदम था वो मेंडेलीव का था। मेंडेलीव की आवर्त सारणी, हाँ। उन्होंने तत्वों को बढ़ते एटॉमिक वेट, परमाणु भार और उनके गुणों के आधार पर जमाया। और उनकी सबसे खास बात शायद वो खाली जगह छोड़ना थी। बिल्कुल सही। उन्होंने न सिर्फ खाली जगह छोड़ी, बल्कि उन तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी की जो तब खोजे भी नहीं गए थे, जैसे गैलियम, जर्मेनियम। और वो बाद में सही साबित हुई। हाँ, ये दिखाता है कि उनका मॉडल कितना मजबूत था। पर खैर, कुछ कमियां तो थीं। जैसे हाइड्रोजन की जगह। हाँ, हाइड्रोजन का स्थान तय नहीं था, और आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, जिनका परमाणु भार अलग होता है पर गुण समान, उनको कहाँ रखें ये भी साफ नहीं था। तो फिर आया असली बदलाव। हाँ, 1913 में हेनरी मोजले ने उन्होंने दिखाया कि तत्व का असली पहचान चिन्ह उसका एटॉमिक वेट नहीं, बल्कि एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है, मतलब नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। ओह, ये तो बहुत बड़ा फर्क रहा होगा। बहुत बड़ा। इसी से निकला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम, कि तत्वों के गुण उनके एटॉमिक नंबर्स के आवर्ती फलन हैं। और इसी पर बनी आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में 7 पीरियड्स हैं, वो आड़ी लाइनें, और 18 ग्रुप्स, खड़े कॉलम। और इसका आधार है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे हैं। एकदम सही। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है वही उसकी जगह और उसके गुण तय करता है। जैसे एस ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, हाँ, और पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में। इन दोनों को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। और डी ब्लॉक, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले, हाँ, संक्रमण तत्व, उनमें इलेक्ट्रॉन अंदर के n-1d ऑर्बिटल में जाता है। और फिर एफ ब्लॉक, जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। बिल्कुल, उनमें इलेक्ट्रॉन और भी अंदर n-2f ऑर्बिटल में जाता है। ये विन्यासी सब कुछ है। अच्छा, तो ये तो होगी बनावट। अब बात करते हैं गुणों के उतार चढ़ाव की, पीरियोडिक ट्रेंड्स की। सबसे पहले साइज, मतलब एटॉमिक रेडियस। हाँ, परमाणु त्रिज्या। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज घटता है। क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते हैं तो खिंचाव बढ़ता है, पर इलेक्ट्रॉन उसी बाहरी कोश में रहते हैं। अच्छा, और ग्रुप में नीचे जाने पर नया कोश जुड़ जाता है तो साइज बढ़ता है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनों का साइज, उसका ट्रेंड भी वैसा ही है। बस ये याद रखना है कि धनायन, कैटायन अपने परमाणु से छोटा होता है और ऋणायन, एनायन बड़ा। ठीक है। अगला गुण आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई इलेक्ट्रॉन निकालने वाली ऊर्जा। हाँ, आयनन एंथैल्पी, मतलब गैस अवस्था में एक परमाणु से सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। तो ये आवर्त में बढ़ती होगी क्योंकि खिंचाव बढ़ रहा है। बिल्कुल। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है तो आई बढ़ती है, और समूह में नीचे आसान होता होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। सही, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है और अंदर के इलेक्ट्रॉन उसे शील्ड भी करते हैं, परिरक्षित करते हैं, तो आई घटती है। हाँ, कहीं कहीं आधे या पूरे भरे ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के कारण थोड़ा फर्क आता है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हुई तो जुड़ने की भी होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईजी। हाँ, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऊर्जा निकलती है। ये मान जितना ज्यादा नेगेटिव हो, मतलब इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से जुड़ रहा है। तो ये भी आवर्त में बढ़ेगी, मतलब ज्यादा नेगेटिव होगी। हाँ,
आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर ये ज्यादा नेगेटिव होती जाती है, पर समूह में नीचे जाने पर कम नेगेटिव होती जाती है। इसमें वो क्लोरीन और फ्लोरीन वाला कुछ है ना? हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर उसकी EgE क्लोरीन से कम नेगेटिव है। ऐसा क्यों? फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है ना, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आता है उसे पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनों से बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण मिलता है। क्लोरीन में साइज बड़ा होने से ये दिक्कत कम होती है। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें ही मजेदार है। बिल्कुल। और फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, साझा इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत। हाँ, पॉलिंग स्केल पर फ्लोरीन सबसे ऊपर 4.0। ये भी आवर्त में बढ़ती है, समूह में घटती है। और आखिर में वैलेंसी या संयोजकता, जो बाहरी इलेक्ट्रॉनों से तय होती है। तो मतलब ये सारे गुण, साइज, IE, EgE, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब जुड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और सारणी में एक पैटर्न दिखाते हैं। बिल्कुल, यही इन पीरियोडिक ट्रेंड्स की खूबी है। एक आखिरी चीज, जो नए बहुत भारी तत्व खोजे जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो, उनका नाम कैसे रखते हैं? उसके लिए आयुपैक का एक व्यवस्थित तरीका है नोमेनक्लेचर का। हर अंक के लिए एक रूट वर्ड है। 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, ऐसे ही। अच्छा। और फिर उन रूट्स को जोड़कर आखिर में एम लगा देते हैं। जैसे तत्व 115 का नाम हुआ अन प्लस पेंट प्लस इयम, UUP। अरे वाह, मतलब हर चीज के लिए एक सिस्टम है। हाँ, केमिस्ट्री में व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EgE, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये असल में तत्वों के व्यवहार को समझने के तरीके हैं। बिल्कुल सही। इन ट्रेंड्स को समझकर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा, कौन किसके साथ जुड़ेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन लेगा। और ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नई दवाएं बनाने से लेकर नई तरह की सामग्री, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्री, हर जगह इसका इस्तेमाल है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो आखिर में ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इन परमाणुओं के इतने बेसिक गुणों को, उनके इन बदलते रुझानों को समझना हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है? मेरे ख्याल से तो हाँ, क्योंकि आखिर सब कुछ बना तो इन्हीं तत्वों से है। उनकी कहानी समझना मतलब दुनिया को ही समझना एक तरह से।